हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल और नेक्स्ट सीखा था टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। ये दो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। आज हम लोग डायपोल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर बचेगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आज का? सबसे पहला टॉपिक है बेटा वर्क डन टू रोटेट द डायपोल। रोटेट द डायपोल। किसी डायपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे लीनियर ट्रांसलेशन मोशन में वर्क डन निकालते थे हम लोग एफ डॉट डी एस। वर्क डन इज डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया है वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ है उसका डॉट लेंगे फोर्स के साथ। क्लियर बच्चों? रोटेशन में जो वर्क डन निकाला जाता है वो कैसे निकालते हैं? टॉर्क डी थीटा से। सही है। तो दो बातें छोटी सी यहां पे बता दे रहा हूं। ट्रांसलेशन में लोग वर्क डन कैसे निकालते थे? वर्क डन ट्रांसलेशन के केस में बेटा वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता था? एफ डॉट टी एस, इसको इंटीग्रेट करते थे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। यही पैरामीटर्स रोटेशन में कैसे चेंज हो जाते हैं बेटा? एफ की जगह पर टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो वर्क डन कितना आता है? टॉर्क डी थीटा। किसी चीज को रोटेट कराने में वर्क डन कितना आता है बेटा? टॉर्क की वजह से वर्क डन कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा। क्लियर? चलिए बच्चों, तो यहां पर हम लोग एक डायपोल कंसीडर कर लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इस तरफ ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर हम लोगों ने एक डायपोल कंसीडर कर लिया और इसको किसी पर्टिकुलर पोजीशन से किसी अनदर पोजीशन तक रोटेट कराना चाहते हैं। जैसे सपोज ये डायपोल है बेटा, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये एंगल है थीटा इनिशियल मतलब इस जगह पर है ये डायपोल। यहां से ऐसे घुमा दिया, ये ऐसे इसको घुमा दिया, ये बेटा ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। फिलहाल इसने एंगल बना रखा है यहां से थीटा फाइनल। थीटा एफ का मतलब यहां से फाइनल पोजीशन पर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। एंगल जो ले रहे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ ले लें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बोल सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम लोग एंगल ले रहे हैं। तो ये पूछा है भाई इस ओरिएंटेशन से इस ओरिएंटेशन तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। कैसे निकालो बेटा वर्क डन? सर वर्क डन निकालने का तरीका इन रोटेशन मोशन कितना आएगा? टॉर्क डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब हम इसको रोटेट करा रहे बेटा कहां से कहां तक? भाई किसी एंगल थीटा इनिशियल से लेकर फाइनल तक, थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल, ठीक है। कितना आ जाएगा यहां पर? देखो इंटीग्रेट करते हैं यहीं पर एक बार, P इंटू ई साइन थीटा इंटीग्रेशन कितना है बेटा? माइनस कॉस थीटा, थीटा इनिशियल थीटा फाइनल, ठीक है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा भाई? ये हो जाएगा बेटा पीई माइनस कॉमन ले ले पहले यहां पर, माइनस बाहर ले लिया, कॉस थीटा
फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल. दिस इज अ वर्क डन टू रोटेट द डायपोल, टू रोटेट द डायपोल. किसी डायपोल को बेटा इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन तक रोटेट कराने में वर्क डन कितना होगा वो आपके सामने लिखा है. इसी जगह पे आपसे ये पूछ लिया कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है सर, तो इसका नेगेटिव ले लोगे, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, इसका नेगेटिव, तो PE कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस ऑफ थीटा इनिशियल. थोड़ा ध्यान से, ठीक है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बेटा एक्सटर्नल फोर्स और इनके बीच में अपोजिट रिलेशन है, ठीक है, विदाउट चेंज काइनेटिक एनर्जी को रोटेट करा तो ये आ जाएगा बेटा वर्क डन टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन. क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा एक क्वेश्चन की. अब यहां पर हम लोग लेते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन. भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करें, सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों. ये सिंपल क्वेश्चन है यार. एक डायपोल है इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज. इसको बेटा यहां तक रोटेट करा दिया, यहां से एंगल 60 डिग्री और यहां पर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, यहां से 0 डिग्री से इस तरह रोटेट करा दिया. वर्क डन हुआ सपोज W, ठीक है. तो यहां से आपको ये बताना है कि वर्क डन कितना है, और एक ओरिएंटेशन और ले लेता हूं मैं, और एक ओरिएंटेशन ये और ले लेते हैं यार, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये, और यहां से ये एंगल 60 डिग्री, एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है, समझ रहे बेटा. पहले वो इस ओरिएंटेशन में था, फिर इस ओरिएंटेशन में हो गया, फिर इस ओरिएंटेशन में. इस ओरिएंटेशन को फर्स्ट वाली ओरिएंटेशन को नाम बोल देते हैं 1, इस ओरिएंटेशन को 2 और इस ओरिएंटेशन को 3, ठीक है, ओरिएंटेशन 1, ओरिएंटेशन 2, ओरिएंटेशन 3. हमें पूछा है कि वर्क डन बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम पोजीशन ओरिएंटेशन पोजीशन 1 to 2, ठीक है, 1 to 2. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 2 to 3, 2 to 3. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 1 to 3. ये 3 ओरिएंटेशन बेटा आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताना है. सर सिंपल है, हमारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है. क्या लिखो बेटा फॉर्मूला, चलिए स्टार्ट कर देते हैं. पहला वाला आंसर, फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, P इंटू ई कोस थीटा इनिशियल. तो शुरुआत में कितना एंगल था बेटा, भाई जिस ओरिएंटेशन से किस ओरिएंटेशन से किस में ले जा रहे हो, 1 से 2 में ले जा रहे हो, तो 1 तो हो गया इनिशियल और 2 हो गया बेटा फाइनल, ठीक है. तो 1 इनिशियल और 2 क्या आ गया फाइनल. तो सर 1 पर जब होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, बिकॉज डायपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, 0 डिग्री एंगल है सर. अच्छा, यहां पर 60 डिग्री हो गया, तो एंगल इनिशियल है बेटा cos 0 और माइनस cos 60, ओके. इनिशियल ओरिएंटेशन में एंगल 0, फाइनल में 60, तो ये कितना आ गया, PE 1 माइनस 1/2, ये हो गया PE/2 आंसर, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. ओके, चलिए सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका. सेकंड पार्ट में क्या हो, 2 to 3, 2 से 3. तो जब 2 पर था तो एंगल कितना बेटा 60, और जब 3 पर चला जाएगा तो बेटा यहां से एंगल कितना बन जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ. बेटा हमें एंगल ध्यान से समझना है, एंगल तो हमें बेटा P के और R के बीच या डायपोल के एक्सिस के बीच लेना. तो पहले ये डायपोल ऐसे था बेटा, अब ये डायपोल कैसा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरफ है डायपोल मूवमेंट, ठीक है.
तो कितना एंगल आ जाएगा भाई, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा बेटा यहां पर P इंटू ई इनिशियल एंगल, कौन सी पोजीशन से किस समय 2 to 3 ले जा रहा है, तो 2 पर एंगल कितना 60, 3 पर एंगल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बेटा देखो 2 पर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, एंगल थीटा देखना होता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे हॉरिजॉन्टल और सेकंड पोजीशन ये, तो कितना एंगल बन रखा पहले से 60 डिग्री, अब कितना बन जाएगा 120 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे इनिशियल एंगल cos 60 डिग्री और यहां पर cos 120 डिग्री, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पार्ट क्या आएगा बेटा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा PE cos 0 माइनस cos 120, दिस इज अ थर्ड पार्ट, ठीक है इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसको नोट कर देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस इसी पर। चलिए बेटा अब थोड़ा आगे बढ़ते भाई इस तरफ, चलिए अब बात करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है और क्वेश्चन लेते हैं। कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी बेटा, टाइम पीरियड ऑफ मोशन की जो क्या बोलते हैं इसको, जो है डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करता है सर, और उसका टाइम पीरियड आया था t इज इक्वल टू पाई आई रूट ऑफ आई अपॉन पी इंटू ई, उसी पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रॉड है रॉड, और यहां पर चार्ज माइनस क्यू और ये चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। रॉड इस तरीके से एंगल थीटा पर रखी हुई है, इसका मास m, दिस ऑल्सो मास m, दोनों चार्ज पार्टिकल का मास दिया गया आपको m कैपिटल, ठीक है सॉरी स्मॉल, और डिस्टेंस ये a यहां से, और दिस डिस्टेंस ऑल्सो a। आपको बोला गया है इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन ओके, तो बच्चों ये बोला थीटा इज वेरी स्मॉल, देन कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ मोशन। टाइम पीरियड ऑफ मोशन, मोशन का टाइम पीरियड बताओ, कैसे बताएंगे? इसमें भी दो केस लिए गए हैं। फर्स्ट केस बेटा, इफ रॉड इज मासलेस, इफ रॉड इज मासलेस, और सेकेंड इफ रॉड हैविंग मास कैपिटल M, ठीक है। रॉड का मास कितना है? कैपिटल M है।
ठीक है, ये दिया गया हमें। अब बच्चों हमें टाइम पीरियड मोशन बताना है, और टाइम पीरियड मोशन क्या था बेटा, ध्यान से सुनो, फॉर्मूला सबसे पहले पता हो, t इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन पी इंटू ई, यही था। I इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 11th का काम है यहां पर, ठीक है। दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके, सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस, क्लियर। चलिए तो हम बात करते हैं फर्स्ट केस की बेटा, रॉड इज मासलेस, मतलब स्टार्टिंग वाले केस में रॉड का कोई मास ही नहीं है। जब रॉड का मास नहीं है तो बेटा रॉड का जब मास नहीं तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो क्या आएगा टाइम पीरियड मोशन, t इज इक्वल टू 2 पाई आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बेटा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का तरीका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा जैसे मुझे इस एक्सिस, ये एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, मास m है r डिस्टेंस पर, तो क्या लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बेटा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्या आएगा एम आर स्क्वायर, ओके। r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन, तो सोचो इस सेंट्रल एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना a, इसका डिस्टेंस भी कितना a, दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर रखे हुए a और a डिस्टेंस पर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय p इंटू ई, p इंटू ई, ये हो गया बेटा एम ए स्क्वायर 2 एम ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू 2 एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ये पी ई। दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ मोशन। आ गया। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई। अब सर ये रोड का भी मास आ गया इसमें, अब बेटा जब रोड का मास आ गया तो तीन चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कनेक्ट होगा। यहां पर एक्सिस ये है, समझ रहे हो, एक्सिस ये बेटा, तो मास पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखा हम लोगों ने, प्लस रोड का और ऐड हो जाएगा, तो रोड का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12, तो कितना आ जाएगा 2ma स्क्वायर, तो ये पार्टिकल्स का, और कैपिटल M ml स्क्वायर बाई 12, L इज अ लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ कितनी है 2a, तो ml स्क्वायर, तो 2a का होल स्क्वायर बाई 12, दिस इज अ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय p इंटू e, डिवाइडेड बाय p इंटू e, सही है। दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ मोशन, ओके, सिंपल है यार, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, कि डायपोल की हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, कि सर डायपोल के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता है, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, तो चलिए देखते हैं बेटा कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्या लिख दें, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव ऑफ फील्ड फोर्स। बेटा क्या लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान से, एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव ऑफ फील्ड फोर्स टू रोटेट द डायपोल
to rotate the dipole from reference line theta equal to 90 to रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पोजीशन लिख दो, रेफरेंस पोजीशन टू एनी पोजीशन थीटा, एनी पोजीशन थीटा। बेटा क्या लिखा गया देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव ऑफ फील्ड फोर्स टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन 90 to any position without changing kinetic energy, without change in kinetic energy। क्लियर? ये है। अब सोचो, अभी बेटा मैंने आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी लिखा है और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिखाया है, ठीक है। चलिए कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ले लेते हैं, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा बेटा, यही होगा पोटेंशियल एनर्जी P इंटू ई इनिशियल एंगल। इनिशियल एंगल क्या ले रहे हैं हम लोग यहां पर, cos 90 माइनस फाइनल एंगल थीटा। सही है। स्टार्टिंग भाई क्या बोला है, फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन, रेफरेंस पोजीशन मतलब थीटा इक्वल टू 90 टू एनी पोजीशन थीटा विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो रेफरेंस पोजीशन के लिए cos 90 हो गया और ये cos 0, cos 90 कितना आ गया 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया बच्चों, P इंटू ई इंटू माइनस ये cos थीटा। तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा या माइनस पी डॉट ई, P डॉट ई। दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ओके, अब इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी से हम कुछ कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ यहां से बेटा हम लोग कंक्लूजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या, ये नेगेटिव ऑफ P डॉट ई आया है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज याद होगी आपको, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने का मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी बेटा, पॉजिटिव कब आएगा सोचो, यहां पर भाई cos थीटा को नेगेटिव कर दो तब पॉजिटिव आएगा। तो ये u मैक्सिमम कितना आ जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव, तो माइनस P इंटू ई इंटू कॉस 180 तो प्लस P इंटू ई। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डायपोल रख दें हम लोग ऐसे, नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ। जब नेगेटिव इधर होगा पॉजिटिव इधर तो डायपोल मूवमेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ये कौन सी सिचुएशन बता रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों होगा सर अनस्टेबल, बेटा ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अनस्टेबल, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। सर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती तो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब हो पाएगी, जब ये नेगेटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मिनिमम कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के P इंटू ई, कब होगी, जब ये cos थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है बेटा, इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, ये स्टेबल, इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, स्टेबल। इस केस में कैसे रखा होगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया, समझ बेटा। तो ये किसकी सिचुएशन बता रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ओके, ये बच्चों हमने यहां पर डिफाइन किया है अभी कौन कौन से टॉपिक, ये कुछ क्वेश्चंस लिए थे हम लोगों ने इस पर बेस्ड, इसके बाद ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। चलिए मैं इसको नोट कर देता हूं, इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसका, डायपोल का लास्ट टॉपिक, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सही है, डायपोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। चलिए, फोर्स बिटवीन डायपोल। फोर्स बिटवीन डायपोल्स, डायपोल्स के बीच का हम लोग फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, इसमें केस 1 ले रहा हूं मैं, केस 0, 1। दो केस में हम लोग स्टडी करेंगे बेटा, सिंपल है। एक इस तरफ, एक डायपोल रख लिया बेटा मैंने ऐसे, डायपोल मोमेंट P1, और एक डायपोल रख लिया इस तरफ, डायपोल मोमेंट P2। अब बेटा आप ये समझ गए होंगे एरो मतलब क्या शो करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज इधर, इधर पॉजिटिव चार्ज है इस डायपोल का, ऐसे यहां पर ये नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया हम लोगों ने r। डिस्टेंस क्या बोल दिया हम लोगों ने, r। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इन दोनों बीच में डिस्टेंस ये है। अब बेटा डायपोल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद है आपको, इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता होता है कितना आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो हम लोग लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 एट लोकेशन P2। ठीक है, क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2kP1 अपॉन r³। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती थी, तो जिधर बेटा डायपोल मोमेंट होता था उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। समझ रहे हो बच्चों, जिधर बेटा इसका डायपोल मोमेंट है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो कहां पर लाई कर रहा है, एक्सियल पोजीशन पर। तो एक्सियल पोजीशन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बेटा इस डायपोल की हम लोग क्या पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं क्या, यस, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी पता है हम लोगों को। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल P2 क्या आ जाएगा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना है, माइनस P डॉट ई। तो माइनस P डॉट ई, तो ये P2 हो गया, और E कितना बेटा 2kP1 अपॉन r³ इंटू cos 0। cos 0 क्यों सर, अरे बेटा इधर P2 इधर E, तो कितना आ गया, cos 0 हो गया। समझ रहे हो, तो ये आ गया बेटा एनर्जी, एनर्जी हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ k P1 P2 अपॉन r³, ये आ गया। अब हम बात करते हैं फोर्स की। सर पोटेंशियल जितनी है तो फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालोगे, इनके बीच में माइनस के du अपॉन dr, du अपॉन dr। क्लियर, माइनस ऑफ du अपॉन dr के लिए क्या करें, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस
2 टाइम्स ऑफ k p1 p2 r की पावर -3, r की पावर -3। अब डिफरेंशिएट कर दो बेटा, माइनस टाइम्स ये -2 टाइम्स ऑफ k p1 p2, डिफरेंशिएशन -3 सामने और r की पावर -4। बेटा डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पावर सामने लाए, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इतना आ गया -6 टाइम्स ऑफ k p1 p2 डिवाइडेड बाय r टू द पावर 4। माइनस साइन शो कर रहा है बेटा, इनके बीच में जो है अट्रैक्शन है। क्या है इनके बीच में, अट्रैक्शन। सही है, अट्रैक्शन आपको यहां से पता चला, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब इंटरेक्शन है, बाउंडेशन एक दूसरे के, समझ रहे हो। और फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है बेटा, r टू द पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनके बीच में जो फोर्स आ रहा है वो r टू द पावर 1/4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए केस 2 डिस्कस करते हैं। अब केस 2, ठीक है, केस 2 डिस्कस करते हैं। तो केस 2 क्या है बेटा, केस 2 ये है कि सर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ऐसे समझ लो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है इधर P1 और एक इलेक्ट्रिक डायपोल है इधर P2 और इनके बीच में डिस्टेंस है R। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन देम। एक तो एक्सियल पोजीशन था और इक्वेटोरियल समझ सकते हो। इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा। सही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट लोकेशन ऑफ P2। ठीक है, किन आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k P1 अपॉन R3, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा, -P डॉट E, तो -P, तो बेटा ये P2 हो गया। E की वैल्यू कितनी है, k P1 अपॉन R3 cos 180 डिग्री। सर ये 180 क्यों बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर आया और डायपोल मोमेंट इधर है P2, तो एंगल कितना आ गया दोनों बीच में 180, cos 180 कितना आ गया यहां से बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ P1 P2 डिवाइडेड बाई R टू द पावर 3। तो आप समझ रहे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पर रिपल्शन हो रहा होगा दोनों चार्ज के बीच में, समझ लो। यहाँ नेगेटिव आ रहा तो मतलब अट्रैक्शन है, यहाँ पर रिपल्शन। अच्छा, फोर्स कैसे निकाले सर, F इज इक्वल टू -k du अपॉन dr, तो माइनस ऑफ du अपॉन dr करो तो k टाइम्स ऑफ P1 P2, तो ये रहने दें बेटा, -3 को ऊपर ले जाए, -3 R टू द पावर -4, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 टाइम्स ऑफ k P1 P2 डिवाइडेड बाई R टू द पावर 4। बेटा मतलब डायपोल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो R की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारा टॉपिक जो है डायपोल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने स्टडी कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।